उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब फरमाए। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की ही रिवीजन करेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन की आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए होल बुक रिवीजन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं, लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियो मिलती रहे। और जहां बात समझ ना आए कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, फीडबैक दें ज़रूर। तो हम ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड वैल्यू वाला है। एब्सोल्यूट वैल्यू -7 + 2, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 5 - 9 और फिर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू -4 है। एब्सोल्यूट वैल्यू किस लिए होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन में किसी भी डिजिट्स का नंबर ज़ीरो से जो डिस्टेंस है वो डिस्क्राइब करता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर माइनस भी वैल्यू हो तो उसका साइन पॉजिटिव बना देती है। यानी ये आपका नंबर लाइन में, यानी इस तरह का आपके पास एक नंबर लाइन है तो ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह -1 है, -2 है, -2 है, -3 है। तो किसी भी पॉइंट का, जैसे इस पॉइंट का इस 0 से जो डिस्टेंस होगा उसको एब्सोल्यूट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू में जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाता है। पहले तो हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। अब -7 ग्रेटर है, साइन माइनस का आएगा और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज हो गया माइनस, इसमें अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन 5 - 9 से 9 ग्रेटर है, साइन माइनस का आएगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद अब ये प्लस का साइन है, ये प्लस ही रहेगा और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आपका था -4, तो ये क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -5 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +5 आ जाएगा। ये माइनस का साइन बाहर है, बाहर रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -4 है, वो ख़त्म हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ये +4। अब -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के जरिए हमने इसको क्वेश्चन को रिमूव करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन नंबर की एस्टिमेट किया जाता है, रफली एस्टिमेट किया जाता है ताकि उसको हम मेंटली सॉल्व कर सकें। यानी एस्टिमेशन इसलिए की जाती है नंबर की, जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आपने एस्टिमेट लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, तो उसके लिए एस्टिमेशन की जाती है और उसमें ऐसी वैल्यूज़ ली जाती हैं एस्टिमेशन के बाद ताकि उसको आप मेंटली सॉल्व कर सकें। जैसे ये 63.37 है, अब इसको मैं 70 बना दूं, क्योंकि 70 आपके पास, इसको नियरेस्ट 10 की तरफ लेके जा रहा हूं मैं। इसको नियरेस्ट 69.37 को नियरेस्ट 10 में, अब ये देखें 69 है, 60 से बहुत दूर है, तो इसका नियरेस्ट जो 10 है वो क्या है? 70 है। ये 70 बन जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये 7.49 है। 7.49 को भी अब नियरेस्ट 10 में भी लेके जा सकते हैं और इसको नियरेस्ट होल नंबर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। 7.49 को नियरेस्ट होल नंबर अगर लेके जाएं तो ये आपका 49 जो है 50 से लेस है, ये 50 से लेस है, इसलिए नियरेस्ट होल नंबर में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। ये अगर 50 होता या 50 से बड़ा होता तो ये क्या बनता? 8 बन जाता। अब 70 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हम मेंटली ईजिली कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमने एस्टिमेशन जो है, छोटा सा क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का। यानी इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का। क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है, सिंबल यूज़ करते हैं सिंबॉलिकली, इसको ऐसे लिखेंगे। हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। हमने क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1728। ये आपका इवन नंबर है
ऑल इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ये 2 8s are 16 हो जाएगा, 2 8s are 16, 17 में 16 माइनस करें 1 12 हो जाएगा, 2 6s are 12 हो जाएगा, 2 4s are 8। फिर 2 पे करेंगे, 2 4s are 8, 2 3s are 6 और 2 2s are 4। फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 1 कैरी हो जाएगा, 12 बन जाएगा और 2 6s are 12। फिर 2 पे डिवाइड होगा, अब ये फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2। अब ये 1 स्मॉलर है 2 से, 16 साथ 6 मिलेगा, 16 हो जाएगा, दरम्यान में 0 लगेगा। 2 1s are 2, नेक्स्ट 1 2 से स्मॉलर है, नेक्स्ट एक डिजिट हो रहा हम इसके साथ मिलाएंगे तो दरम्यान में 0 लगेगा। 2 8s are 16। फिर 2 पे 2 5s are 10 और साथ 2 4s are 8। फिर 2 पे 2 2s are और 2 7s are 14। फिर 3 पे 3 9s are और फिर 3 पे 3 3s are और फिर 3 पे 3 1s are। तो ये हमारे 1728 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने 1728 के वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसमें देखें क्यूबिक रूट है, इसमें इसलिए 3 3 का कम्बिनेशन बनाएंगे। ये 3 का कम्बिनेशन हो गया, ये भी 3 का कम्बिनेशन हो गया, ये भी 3 का। स्क्वायर रूट होता है तो हम पेयर लेते हैं और जब क्यूबिक रूट होता है हम उसमें 3 का कम्बिनेशन लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 पावर 3 हो जाएगा और ये 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 पावर 3 हो जाएगा और ये 3 पावर 3 हो जाएगा। इन सब को सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ये 2 पावर 3 और बाहर ये इसकी 3 हो जाए अलहदा हो जाएगा, ये 2 पावर 3 और इसका क्यूबिक रूट अलहदा ले लें और 3 पावर 3 का क्यूबिक रूट अलहदा लेंगे। 3 के साथ ये कैंसिल, 3 के साथ ये कैंसिल, 3 के साथ क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3 और 1/3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 2s are 4 और 2 2s are 4 4 3s are 12 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 1728 का जो क्यूबिक रूट है वो क्या है, 12 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम फाइंड करेंगे c माइनस डी एंड d माइनस सी। इसमें हमने c माइनस डी और d माइनस सी फाइंड करना है। c आपको गिवन है 1 2 3 4 और d गिवन है 5 6 7 8। रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम। इसका रिजल्ट वेन डायग्राम से भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमारे पास जो सेट गिवन है c वो क्या है, 1 2 3 4 और d गिवन है 5 6 7 8। पहले हमने फाइंड करना है c माइनस डी। ये पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है। c माइनस डी का क्या मतलब, एलिमेंट ऑफ c विच आर नॉट प्रेजेंट इन d, द एलिमेंट ऑफ c विच आर नॉट प्रेजेंट इन d। तो पहले चले c के लिख लें 1 2 3 4, उसके बाद माइनस और d के कितने 5 6 7 8। तो ये आपके c और d आपके डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो c के जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे d में नहीं है। तो c माइनस डी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। उसके बाद आपने d माइनस सी करना है। जब ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। The sets which have no common element are called disjoint set. The set which have common element, such set are called overlapping set. इस दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट होंगे। अब d माइनस सी, पहले d लिख लेंगे हम 5 6 7 8 माइनस c क्या 1 2 3 4। अब d के कौन से एलिमेंट c में नहीं है, डी के सारे 5 6 7 8 ये सारे के सारे सी में नहीं है। तो ये आपका डी माइनस सी 5 6 7 8 आ जाएगा। इसको वेन डायग्राम से भी हमने रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम में इस तरह करेंगे, ये हमारे पास एक लेट्स सपोज यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है।
अब इसमें मैंने जैसे बताया, हम सी माइनस डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी माइनस डी को, तो सी और डी ये यूनिवर्सल सेट है। मैंने आपको बताया कि सी और डी आपके डिसजॉइंट सेट है। इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सी माइनस डी, सी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है, सी माइनस डी में कौन सा 1 2 3 4 है, तो ये सारा सी है ना, ये सी के इक्वल है, सी माइनस डी जो है सी के इक्वल है। तो इसकी सी माइनस डी की रिप्रेजेंटेशन यही होगी कि सी को आप कलर कर दें या रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी उसको डिज़ाइन बना दें, तो ये सी माइनस डी हो जाएगी। इस तरह अगर आप डी माइनस सी करना है तो उसमें आप वो भी ऐसे ही होगा, उसमें चले पहले आप डी लिख दें, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साथ सी हो जाएगा। ये भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। डी माइनस सी में क्या हुआ, कौन से एलिमेंट थे, डी वाले 5 6 7 8, ये डी सेट ही है, तो इसमें आपके पास ये डी जो है ये सारा ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी वेन डायग्राम के थ्रू सी माइनस डी की और डी माइनस सी की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट के होने का चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और किसी भी नंबर के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक होती है। अब बॉल इज़ ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी यानी जैसे अब जिस तरह आप कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या हेड होता है या टेल, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी टोटल उसमें 2 हेड और टेल है, तो हेड की 1 होगी और टेल की 1 होगी, 1/2 होती है दोनों की। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के जो होने का अक्रंस का चांस होता है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ आपके पास है कि अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग सम बॉल्स, यानी आपके पास बॉल्स हैं, कुछ बॉल्स हैं, उनके ऊपर ये कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स हैं, और एक बॉल पे 11 लिखा हुआ है, एक पे 12 लिखा हुआ है, एक पे 13 लिखा हुआ है, एक पे 14 लिखा हुआ है, एक पे 15 लिखा हुआ है, एक पे 16 लिखा हुआ है, एक पे 17 लिखा हुआ है, एक पे 18 लिखा हुआ है। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हम बॉल निकालेंगे, उसमें से बॉक्स में से बॉल निकालेंगे, तो उसमें प्राइम नंबर, बॉल पर प्राइम नंबर लिखा हो, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आपको पता है, द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 और वो खुद इटसेल्फ, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये 11 से लेकर जो 18 तक हैं, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, इसमें 11 प्राइम है, बिकॉज 11 सिर्फ 11 पे डिविजिबल है और 1 पे डिविजिबल, बाकी किसी पे डिविजिबल नहीं है। 13 प्राइम है और 17 प्राइम है, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं इसके 11 से लेकर 18 तक, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आप प्राइम नंबर के इनमें से जब बॉक्स से बॉल निकालेंगे तो उस बॉल पे जो नंबर हो वो क्या हो, प्राइम हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, टोटल नंबर 1 2, जो प्राइम नंबर है वो कितने 3 हैं, और जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, 3/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। उसके बाद दूसरा है कंपोजिट नंबर, दूसरा ये ए हो गया, बी जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सच नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें 11 से लेकर 22 तक में कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 12 कंपोजिट है, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट है और 18 भी कंपोजिट नंबर है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 कंपोजिट नंबर्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कि कंपोजिट नंबर जब आप बॉल पिक करेंगे बॉक्स में से, तो बॉल के ऊपर कंपोजिट नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कंपोजिट नंबर 1 2 3 4 5 आ गए, 5 हो जाएगा, और टोटल नंबर 8 है तो 5/8 इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान सा टॉपिक है, 7 में भी है, 8 में भी है, आगे 9th में भी होगा। तो यहाँ से अगर इसको सीखेंगे तो आगे भी इंशाल्लाह आपके काम आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रेशियो उससे रिलेटेड है।
रेशो प्रोपोर्शन से है। ये भी हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, फिर रिवीजन के तौर पे हम कर रहे हैं। यहाँ क्या है, 10 मैन कैन रिपेयर 5 मशीन इन 2 डेज़। 10 मैन वर्क करते हैं एक वर्कशॉप में, वो 2 डेज़ में 5 मशीन को रिपेयर करते हैं। हाउ मैनी मशीन आर रिपेयर बाय 8 मैन इन 3 डेज़। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, हाउ मैनी मशीन्स फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है इस तरह, मशीन्स रेशो नंबर ऑफ मैन एंड डेज़। ये 3 चीज़ें हैं। मैं इसमें ये बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ फाइंड करनी हो, हाउ मैनी मशीन्स, हमने मशीन फाइंड करना है कि 8 मैन 3 डेज़ में कितनी मशीन रिपेयर करेंगे। तो जिस चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है इसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। पहले देखें 5 मशीन्स हैं, 10 मैन काम कर रहे हैं और वो उनको रिपेयर करते हैं 2 डेज़ में। कितने डेज़ में? 2 डेज़ में। उसके बाद नंबर ऑफ मैन्स 8 हो गए हैं, 2 डिक्रीज़ हो गया है, और डेज़ 3 हो गए हैं। अब वो कितने मशीन्स रिपेयर करेंगे? लेट मशीन्स क्या है? एक्स है। एक्स मशीन जो है 3 डेज़ में 8 मैन जो रिपेयर करते हैं। इसमें जो फाइंड आउट किया जाता है, करना होता है, उसका एरो नीचे से ऊपर होता है हमेशा। अब बाकी हमने इसको चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसके मुताबिक ये एरो लगाएंगे। और एरो का क्या पर्पस होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब इसमें हमने इसको अब फ़िलहाल छोड़ दें। अब आप देखें 10 मैन अगर 10 मैन वर्क करें तो वो 5 मशीन्स जो है रिपेयर करते हैं। अब नंबर ऑफ़ मैन्स 8 हो जाए, ये 2 आदमी लीव पे चले जाएं तो नंबर ऑफ़ मैन्स 8 हैं। 10 आदमी 5 मशीन रिपेयर करते हैं तो 8 आदमी कितनी मशीन रिपेयर करेंगे? नंबर ऑफ़ मैन्स डिक्रीज़ हुआ है तो नंबर ऑफ़ मशीन भी क्या होगा? डिक्रीज़ ही होगा। ज़ाहिर बात है, लेबर कम होगी, मैन्स कम होंगे तो वर्क भी, मशीन भी कम रिपेयर होंगी। ये नंबर ऑफ़ मैन डिक्रीज़ हुआ है तो नंबर ऑफ़ मशीन भी डिक्रीज़ होगा। जब ये क्वांटिटी डिक्रीज़ हो, ये भी डिक्रीज़ हो, ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होता है। और ये इंक्रीज़ हो, ये भी इंक्रीज़ हो, तब भी डायरेक्ट ही होता है। डायरेक्ट का एरो नीचे से ऊपर ही जाएगा। उसके बाद अब इसको छोड़ दें। अब इसको देखें 2 डेज़ में 5 मशीन रिपेयर्स होती हैं। 2 डेज़ में 5 मशीन रिपेयर्स होती हैं तो 3 डेज़ में कितनी मशीन रिपेयर्स होंगी? ज़ाहिर बात नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हुआ है तो नंबर ऑफ़ मशीन्स भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो 3 डेज़ में क्या होगा? मोर देन 5 मशीन ही रिपेयर होंगी। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। आप देखें इस एरो का क्या पर्पस है। अब एरो का ये पर्पस है कि आप इसको लिखेंगे, ये नीचे से ऊपर एरो है तो इसको लिखेंगे x/5 इज़ इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे 8/10 और इसको भी लिखेंगे 3/2। इसको क्या लिखेंगे? 3/2। अब आपने x फाइंड करना है तो यहाँ बोथ साइड को इस तरह 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। और आपके पास ये आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 मशीन्स, यानी वो 3 डेज़ में 8 मैन जो है 6 मशीन जो है रिपेयर कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है चेक वेदर x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब ये अब डिवीज़न का है, हमने इसको चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है x-3 इसका फैक्टर है। फैक्टर जब होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। हम इसको अब इस पर डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 है तो ये क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर होता ही क्या है? किसी भी नंबर का या किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है? जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे, जिसमें रिमाइंडर क्या हो? 0 आ जाए। तो इसमें अब हमने इसको डिवाइड करना है, देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। इसकी सोल्यूशन हमने डिवीज़न करनी है इसकी, x² - 5x प्लस 6 को हमने डिवाइड करना है x-3 पे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x² आ जाएगा। x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस है, ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा।
अब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ 5 ग्रेटर है, 3 स्मॉलर है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है और स्मॉलर को 3 ग्रेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। यही बच्चे अमूमन मिस्टेक करते हैं अलजबरा में, इसको ध्यान से समझ लें। जब 2 डिफरेंट नंबर्स हैं तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है और स्मॉलर नंबर को ग्रेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो ये 2 आ जाएगा 2x + 6। अब अगली बात, ये प्लस का साइन है, प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस है माइनस से, और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x है 2 से, तो -2 × +x से -2x आ जाएगा और -2 × -3 से +6 आ जाएगा। अब फिर साइन चेंज होंगे और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस हो गया, प्लस चेंज होकर माइनस हो गया, -2x + 2x कैंसिल हो गया, +6 - 6 कैंसिल हो गए, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर इसका 0 है। सो x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6 का ये फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 इसका आ गया। क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। इनइक्वालिटी को भी हम इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है प्रोसेस। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x + 11 < 25। तो इसमें +11 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 25 - 11 हो जाएगा, +11 जब 11 शिफ्ट होगा राइट साइड -11 हो जाएगा। 2x < 25 में से 11 माइनस करें 14 आ जाएगा। अब बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये अगर इनइक्वालिटी में ये कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होता है, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है इसलिए बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x < क्या आ जाएगा आपके पास 7, x < 7। इसकी अब ग्राफ पे जो है हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ये हमारा वर्टिकल लाइंस हो गई और ये क्या हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये ओरिजिन है, यहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेट्स सपोज ये 7 है। इस तरह इस साइड पे 1, 2, 3, 4 और नीचे -1, -2, -3 और -4, इस तरफ -1, -2, -3 और -4। अब इसमें x < 7 है, x < 7, अगर x = 7 होता तो फिर यहाँ ये स्ट्रेट बिल्कुल लाइन बनती है इसके साथ, यानी 7 के ऊपर, यानी इसके क्योंकि ये 7 ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आ जाती है, x = 7 होता। ये क्योंकि x < 7 है, इस तरह हम 7 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ये डॉटेड लाइन लगा लेंगे x < 7, तो इससे जो पिछला ये पोर्शन है ये सारा इसको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पेपर पे। x < 7 में ये सारा जो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये आपका 7 जो है इसमें शामिल नहीं है, 7 से लेस 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ग्राफ जो x = 7 हो या x = 3 हो या x = 4 हो, उसकी लाइन बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइंस होती है क्योंकि उसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ <7 है तो 7 के ऊपर डॉटेड लाइन है और उससे जो पिछला पोर्शन है सारा उसमें शामिल होगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और उसका सेंट्रल एंगल गिवन है 90 और उसका रेडियस क्या है 9 है। तो एरिया सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो है x डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा πr²। अब यहाँ जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल वो 90 है, यानी x जो है वो कितना 90 डिग्री है और रेडियस जो है वो है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, x कितना है 90
x 90 आ जाएगा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वजह 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 9 है 9 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 और 2 11 ज़ार 22। अब ये हमारे पास आ जाएगा 11 9 ज़ार 99 और 99 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ार 81, 8 9 9 ज़ार 81 और 8 89 891 और नीचे डिनोमिनेटर 7 2 ज़ार 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 891 को 14 पे डिवाइड करेंगे, 14 6 ज़ार 84, ये 5 आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 14 3 ज़ार 42, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, 0 डेसिमल लग सकता है और 14 6 ज़ार 84, तो ये इस तरह चलता रहेगा, 1 डेसिमल प्लेस तक बहुत है। इसका आंसर आ जाएगा 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम जो है जब आपको रेडियस गिवन हो और सेंट्रल एंगल गिवन हो, एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान सा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला x/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर होता है और आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो फिर आपके पास x/360 मल्टीप्लाई 2 पाई r होता है। सेक्टर क्या होता है, यानी एक सर्कल का जो पोर्शन होता है, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो है ये आपका ये सेक्टर है, ये सेक्टर और इसका यहाँ ये जो सेंट्रल एंगल x दिया होगा तो उस जो गिवन होगा उसके मुताबिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल C 90 है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अक्सर ये आता है। इसमें अब ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कहाँ है, इधर पहचाने, यहाँ एंगल C 90 है। यानी इस तरह आप रफ वर्क में अपने सोल्यूशन में इस तरह एक राइट एंगल बना लें, इसका ये C होगा, ये क्योंकि उसने गिवन है कि C 90 है, ये 90 डिग्री होगा। अब बाकी इसको आप A कह दें, इसको B कह दें, इसको A कह दें, ये B कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस C जहाँ 90 है इस वर्टेक्स को आपने C ही कहना है। अब C के B के जो अपोजिट साइड है उसको B कह देंगे, C के अपोजिट साइड को C कह देंगे और A के अपोजिट साइड को A कह देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो गिवन है वो है C13 गिवन है, 13 सेंटीमीटर है और जो B है, B हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, A अननोन है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसमें आपका जो हाइपोटेन्यूस है 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, वो होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो AB कितना आपके पास 13 है, AB आपके पास कितना है 13। इसको C से रिप्रेजेंट किया, इसको हम C में लिख सकते हैं ऐसे, C स्क्वायर, BC को A से किया A स्क्वायर और AC को B से किया B स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, C की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, A आपने फाइंड करना है और B की वैल्यू है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 169 और ये A स्क्वायर और ये हो जाएगा 144। अब A फाइंड करना है तो आपका 144 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास A जो है वो आ गया 5 सेंटीमीटर, जो अननोन लेंथ थी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और बाय ड्राइंग ट्रायंगल आपने जो है फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का है, क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड है। अब इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, जिससे मैं कराता हूँ, आसान सा फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्क्वायर रूट लेंगे आप एज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर। अब n कितनी है, n इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, n इसमें 5 होगा, 5 वैल्यूज़ हैं तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये x है, x की ये वैल्यूज़ है 5 6 11 13 और 9। तो सामने लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 11 ज़ार 121, 13 ज़ार 169, 9 ज़ार 81। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स कैसे आएगा, इन सब को ऐड करेंगे। सिग्मा एक्स कैसे आएगा, इन सब को ऐड करेंगे। 5 + 6 11, 11 + 11 22, 22 + 13 22 + 13 से 35, 35 + 9 44 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 44। उसका सिग्मा एक्स स्क्वायर इनको भी ऐड करना है। 5 + 6 11, 11 12, 12 और 9 12 और 9 21 और 1 22, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 + 2 9, 9 और +6 15, 15 + 8 23, 2 कैरी हो गया और 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इन सब को ऐड किया तो 432 आया, इन सब को ऐड किया तो 44 आया। अब हमने इसमें फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं पुट कर देनी है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है हमारे पास 432 और n की वैल्यू क्या है 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 44 और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 432 को हमने 5 पे डिवाइड करना है। 432 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, रफ वर्क में डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 8 ज़ार 40, 3 2 आ गया, 5 6 ज़ार 30 और 2 आ गया और डेसिमल 5 4 ज़ार 20। तो ये हमारे पास 86.4 आ जाता है, 86.4 माइनस उसके बाद 44 को हमने 5 पे डिवाइड करना है। 44 डिवाइड बाई 5, 5 8 ज़ार 40, 4 फिर 0 डेसिमल 5 8 ज़ार 40। तो ये हमारे पास आ गया 8.8 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 8.8 का स्क्वायर लेना है। 86.4 माइनस 8.8 का स्क्वायर, 8.8 का स्क्वायर हम इसको 88 को 88 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, फिर यही आ जाएगा 407, ये 4, ये भी 477 और ये 8.8 था इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये 77.44 हो गया। अब हमने 86.4 में से 40 में से 77.44 माइनस करेंगे। यहाँ 10 आएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ आपका 15 में 7 माइनस होगा 8.96 आ जाएगा, 8.96। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट हम 8.96 का हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करेंगे। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अगर डेसिमल है यहाँ डेसिमल लग जाएगा, पेयर नीचे आएगा 96 और इसको डबल करेंगे 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से 49, 9 ज़ार
49, 9 ज़ार 9, 9 ज़ार 81, 8, 9 4 ज़ार 36, 36 और 8 44। तो ये आपके पास यहाँ 8 आ जाएगा, 441। तो ये 5 बस 1 डेसिमल प्लेस तक बहुत है, तो इसका आंसर 2.8 आ जाएगा। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया 8.96 का, तो वो कितना आ जाएगा 2.8। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है फैक्टराइज का। हमने इसको फैक्टराइज करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। या हमें इसको पहचानना है कि इसमें कौन सी अलजेब्रिक ट्रिनिटी लगेगी। अब देखें ये भी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, ये स्क्वायर है 4b स्क्वायर का, और दरमियान में माइनस है। तो हमने इसको चेक करना है कि आया ये इस तरह फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है बनती है। तो इसको फिर हम क्लोज करके फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखें ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर होल स्क्वायर, और दरमियान में -2 फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या 4b स्क्वायर। इससे देखें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से ये आ जाता है, 4b स्क्वायर होल स्क्वायर से ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। यानी आपने इसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं की, जस्ट उसको दूसरी फॉर्म में फार्मूले की फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फिर लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ये भी ये आंसर ठीक है, या इसको फिर 2 टाइम लिख सकते हैं a यानी a माइनस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। प्लस नहीं लिखना, प्लस तब होता है जब a स्क्वायर अलहदा हो और माइनस बी स्क्वायर अलहदा हो। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी लिखा जा सकता है, यही इसका आंसर है।